अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सबर अब्बास। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क की अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्चेस की तैयारी कर रही है, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़े एतमाद के साथ ये कहा है कि वो ये मुद्दत भी पूरी करेंगे और अगली मुद्दत भी उनकी पार्टी पूरी करेगी। सियासी बेरोजगार जो हैं वो बेशक कहते रहें कि आज गया या कल गया, कुछ भी नहीं होने वाला। साथ ही साथ उन्होंने खबरदार भी किया है अपोजिशन को कि अगर मैं इक़्तिदार से निकला तो मैं ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर का। और वो ये भी कह रहे हैं कि सड़कों पे अगर मैं निकल आया बाहर तो फिर अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये लोग मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हो जाएगा अगर वो इक़्तिदार से निकल गए, ये हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर अवाम की लाइव फ़ोन कॉल्स ले रहे थे जिस पर उन्होंने महंगाई के बारे में अवाम को यही पैगाम दिया कि थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, बेहतर हालात आने वाले हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करें ज़रा। साथ ही साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि उन्हें वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं समझते बल्कि कौमी मुजरिम समझते हैं, और अगर उनके साथ बैठते हैं इसका मतलब ये है कि वो उन्हें ये समझेंगे कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो मुजरिम नहीं है, इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठेंगे। पार्लियामेंट की बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि पार्लियामेंट के अंदर वो इसलिए नहीं आते, वो फ़ोन कॉल्स पर इसलिए जवाब दे रहे हैं अवाम के सवालों का, पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आते कि वहाँ पर NRO क्राउड जो है वो शोर मचाता है, तकरीर नहीं करने देता। और इसके साथ साथ उन्होंने अदलिया के हवाले से भी बात की कि अदलिया जो है उससे उन्होंने कहा कि मुल्क पर रहम करे, अब पाकिस्तानी अवाम पर रहम करे, रोज़ाना की बुनियाद पर डे टू डे केसेस सुने और जो स्टे ऑर्डर्स हैं वो ज़ारा वो कह रहे ख़त्म करें। और इसके साथ साथ उन्होंने सदारती निज़ाम पर उनसे सवाल हुआ, क्योंकि आजकल डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया पर सदारती निज़ाम के हवाले से, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज हमने अवाम के कुछ जवाब शामिल किए हैं, इस्लामाबाद के अवाम से कुछ जानने की कोशिश की है कि वो सदारती निज़ाम के हवाले से क्या राय रखते हैं। चूँकि एक पब्लिक डिबेट आजकल जारी है तो अवाम की राय हमने प्रोग्राम में शामिल किया, आपको सुनाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग राय आई है सामने, बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं। मरीम नवाज साहबा की तरफ से जो रिस्पांस आया इस सारे मामले पे, उन्होंने ये कहा कि ये एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी और अब उनके जाने का वक्त चूँकि हो गया है इसलिए इस तरह की तकरीर कर रहे हैं। मीडिया पे ज़रा प्राइम मिनिस्टर ने ज़्यादा आज ब्लेम रखा कि मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ और गलत ख़बरों के ज़रिए अवाम को जो है उनमें काफ़ी खौफ फैला रहा है कि जनाब बड़े हालात ख़राब हैं, मायूसी फैला रहा है। हालांकि इतनी महंगाई तो पाकिस्तान में जो है ये पूरी दुनिया में है, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है। तो कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। साउथ एशिया के अंदर महंगाई की जब बात खान साहब कर रहे हैं कि हालात पूरी दुनिया में ऐसे, तो साउथ एशिया के अंदर सबसे महंगा तरीन मुल्क इस खत्ते के अंदर कौन सा है ज़रा आपको बताएंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर अली खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार। इन तीनों मेहमानों की हम राय शामिल करेंगे, कोशिश करेंगे नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम प्रोग्राम में शामिल करें कि चूँकि आज ज़्यादा जो टारगेट था PM साहब की अवाम से लाइव कॉल्स पे गुफ्तगू का, वो आज नून लीग को उन्होंने ज़्यादा टारगेट किया है, माफिया और क्या क्या कह दिया। बहरहाल सबसे पहले ज़रा आपको सुनाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एक एतमाद का इजहार किया कि उनकी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, अगले 5 साल भी उनके हैं, और साथ ही साथ वो इक़्तिदार से निकाले जाने पर उन्होंने एक वार्निंग भी दे दी है, थ्रेटन भी उन्होंने कर दिया है आज सिस्टम को भी, अपोजिशन को भी, कि वो कितने खतरनाक साबित होंगे। ज़रा सुन लें। हाँ महंगाई है, लोग तंग हैं, लेकिन आपके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे हैं अपनी चोरी बचाने के लिए। कौम समझती है ये चीज, इसलिए आप जितनी मर्जी कोशिश करें कौम आपको चोरी बचाने नहीं देगी। ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। सबसे पहले तो ज़रा भट्टी साहब इस पे ज़रा मैं चाहता हूँ ज़रा आपकी राय ले ली जाए। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं अगर इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, वो किस तरह के ख़तरे की बात कर रहे हैं खान साहब, ज़रा थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबर, एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये वज़ीर आज़म की तकरीर थी या ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के थे या किसी और के थे। एक तो मैं थोड़ा सा फ़कीर आदमी हूँ, रियासत मदीना आप नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। इन्होंने फरमाया उनकी सीरत पे चलना चाहिए। 3.5 साल से एक बताइए उनकी सीरत पे चले हों। इस 3.5 साल इनकी हुकूमत भी मैं छोड़ देता हूँ, उससे पहले बताइए उनकी सीरत पे क्या चले। मैं बताऊं आपने किस किस जुर्म की क्या क्या सज़ा दी हुई है।
आपने किस किस जुर्म की क्या क्या सजा दी हुई है, लेकिन मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। इन्होंने मीडिया से भी बड़े तंग है कि जी तनकीद करें, तो मोहतरम मीडिया बंद कर दे। मीडिया फेक न्यूज़ देता है, इसे ख़त्म कर दे। क्या ये फेक न्यूज़ देने वाले को गोली मारेंगे कि मैं IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लूँगा? ये भी न्यूज़ थी, खबर थी। ये मज़हर अब्बास साहब पुराने जर्नलिस्ट हैं, और ये भी खबर थी कि जब आपकी बिजली गैस और पेट्रोल बढ़े आपका वज़ीर आज़म चोर होता है। ये खबर थी, न्यूज़ चली टीवियों पे। ये सारी खबरें देने वाले मीडिया को गोली मार दे, किसी एक को ना जिंदा छोड़े। अगर ये बच गए तो फिर ऐसी खबरें ही देंगे। वज़ीर आज़म साहब, फेक न्यूज़ तो जुर्म है, फेक लोगों से वादा करना, झूठ बोलना उससे बड़ी जुर्म है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुनाफिक की 3 निशानियाँ होती हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है वादा खिलाफी करता है, जब इमानत दो तो इसमें खयानत करता है। मुझे सिर्फ ये बता दें, वो वज़ीर आज़म किस बात का है जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, टेलीफोन पे मोबाइल आके टीवी पे करता है? इसका मतलब है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़ीरो है। अगर किसी की सड़क ठीक नहीं हो रही, वज़ीर आज़म का काम ये तकरीर सुनना नहीं है। किसी की गली नाला बंद हो गया, वो तो एक अच्छी चीज है, अच्छी प्रैक्टिस है कि प्राइम मिनिस्टर को रेगुलरली आवाम के मसाइल सुनने चाहिए, बराह रास्त उन्हें पता होना चाहिए कि नीचे आवाम में पल्स क्या वहां पे। चूंकि खान साहब को तो सब अच्छे की इत्तला दी जाती है ना, जो लोग ऊपर बैठे उनके करीब। शबर साहब, ये आपकी राय, मेरी नज़र में अच्छी इत्तला नहीं है। मेरी नज़र में वज़ीर आज़म का एक डेक्रम है, एक छोटा काम है, एक पूरा सरकारी मशीनरी की अरबों रुपए प्रॉपर्टी है, खरबों रुपए मशीनरी सरकारी अदारे अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं। वज़ीर आज़म अगर एक पटवारी का काम करेगा तो वज़ीर आज़म का काम कौन करेगा? तो वो जो भट्टी साहब बात है कि वज़ीर आज़म पटवारी का एक जी जो मेरा सवाल था भट्टी साहब, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा कि वो कह रहे हैं कि मैं इक़्तिदार से अगर निकल गया तो मैं ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा, मैं सड़कों पर निकल आया तो अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं अब इसी तरफ आ रहा था। दरअसल वज़ीर आज़म को ना, मैं भी जब से ये खिताब कर रहे हैं, मैं रीडायल पे लगा लेता हूँ उनका फ़ोन करने के लिए, कॉल मिलाने के लिए। मेरी नहीं मिलती, यकीनन अरबों खरबों लोग उनको टेलीफोन करने वाले हैं। जितने भी उन्होंने खिताब किए हैं ना, मेरी अगर स्क्रीन पे हो तो मैं रीडायल पे लगा लेता हूँ। लेकिन बदकिस्मती है, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती इतने बड़े हाकिम वक़्त तक, इतने बड़े हाकिम वक़्त तक। गुजारिश है, 22 साल तो वो अपोजिशन में रहे, कौन सा उन्होंने पहाड़ तोड़ लिया? अगर वो समझते हैं कि इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा और इनको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, तो भाई अभी रिज़ाइन दे दे, आ जाए। कौन रोक रहा है आपको? एक तरफ आप कह रहे हैं मैंने इक़्तिदार में ये 2-5 साल पूरे करने हैं, फिर अगले 5 साल भी पूरे करने हैं, वो जो कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली बनाई है। अगर नवंबर उन्होंने वैसा गुजार लिया तो अगले 5 साल उन्हीं के होंगे। ये बात सच है। लेकिन मुझे बता देना, ये 2014 में निकले थे, ठीक है, 126 दिन का लॉन्ग मार्च था। गलती से मैं इस्लामाबाद में ही था, कितने लोगों ने मुंह छुपाए थे? चलिए आप देखते हैं कि अपोजिशन को कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को ये वजीर आजम नहीं, ठीक, चले देखते हैं कि अपोजिशन लीडर नहीं मानते। उसी असेंबली ने इनको वजीर आजम बनाया है, तो खुद को वजीर आजम मान रहे हैं उसी असेंबली ने। वो तो उसकी वजह कुछ और बयान कर रहे हैं, वो तो उसकी वजह कुछ और बयान कर रहे हैं। भट्टी साहब, उस पर आगे चल के हम जरूर रोशनी डालेंगे शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पे। मज़हर अब्बास साहब, ये जो खान साहब कह रहे हैं कि अगर मैं इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा खतरनाक साबित होऊंगा, आगे उन्होंने बात तो की है कि अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर मैं बाहर निकल आया, लेकिन क्या इसमें उनका जो जिसे वो मुखातिब कर रहे थे वो अपोजिशन ही थी या फिर कुछ और समझा जाए कि वो कहते हैं ना कहना तीन सुनाना नू? शुक्रिया समर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ओवरऑल जो आज खिताब था वो बुरा नहीं था मेरे नुक्ते नज़र से। हो सकता है भट्टी साहब या दूसरे लोग उससे इख्तलाफ करें। एक पॉलिटिकल लीडर इसी तरह बात करते हैं, और मेरा ख्याल है इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप टेलीफोन कॉल्स लेते हैं, लोगों से बराह रास्त रब्ता रखते हैं, या अपना एक पोर्टल बनाया हुआ है उसके थ्रू आप उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, ओवरऑल उसकी रिपोर्ट्स इतनी गलत नहीं है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जो चीज़ें वो बोल रहे हैं, जो बातें वो कर रहे थे, यानी जुडिशरी के हवाले से जो बात कर रहे थे, मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, इन कानून की हुक्मरानी के हवाले से बात कर रहे थे, और दीगर मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, तो 3.5 साल में तो आपने ये करना था। बिल्कुल।
असल चीज़ ये कि इन 3.5 साल में इस तरफ आपने कदम क्या उठाया। अब वो जिस तरह वो बैंक लोन्स की बात कर रहे थे, जरा जाके पर्सनली मालूम करेंगे बैंक्स में वो लोन मिल किनको रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बातें आपके सामने रखी जाती हैं और जो बातें हकीकत है वो दो मुख्तलिफ बातें हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ थी कि अगर मैं नहीं रहा इख्तिदार में तो मैं ज़्यादा खतरनाक होगा, तो ये किसकी तरफ इशारा है? पहली चीज़ ये कि क्या आपको ये लग रहा है कि आप इख्तिदार में नहीं रहेंगे? क्या आपको ये लग रहा है कि आप वोटेड आउट हो जाएंगे या कोई इस तरह की चीज़ है? तो ये दरअसल आप मैसेजिंग किसको कर रहे हैं? जाहिर है अपोजिशन को अगर आप मैसेजिंग कर रहे हैं तो अपोजिशन तो इस वक्त इख्तिदार में नहीं आने जा रही और ना उनके पास कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने जा रहा है। तो ये जो सिग्नल्स जहां दे रहे हैं, ये क्या मैसेज उनको दे रहे हैं कि अगर उन्हें किसी अंदाज में ये बेदखल किया गया तो फिर मैं ज़्यादा लीथल बनूंगा। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो वाकई अगर इस तरीके से हटाए गए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक अपोजिशन लीडर होंगे बनिस्बत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो के मुकाबले में, क्योंकि वो अब भी बहरहाल एक क्राउड पुलर तो हैं। अब भी अगर जहां खैबर पख्तूनख्वा में भी वो हारे हैं तो वहां उनका वोट तो अब भी नीचे नहीं गया है। और ये सारी चीज़ें अगर हम उसको सामने रखें और फिर उस डिबेट पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जो सोशल मीडिया पे चल रही है सदारती इलेक्शन के हवाले से। बिल्कुल उस पे सर मैं आऊँगा आगे चल के, उस पे आगे चल के तफसीलन बात करेंगे। हमने कुछ आवाम की राय भी शामिल की आज के प्रोग्राम में कि आवाम इस सिस्टम के बारे में क्या कहती है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मंसूर अली खान साहब, ये जो थ्रेट है इमरान खान साहब की कि अगर मैं इक़्तिदार से निकल गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा, ये थ्रेट आपको कहीं कारगर साबित होती नज़र आएगी आने वाले दिनों में या फिर मुश्किल लग रहा है या किसी खतरे को भांपते हुए वो ये बात कर रहे हैं? खतरा है इसका मतलब है? अब मेरा ख्याल में समर साहब इसका सबसे बेहतरीन जवाब अगर इमरान खान साहब को इस जुमले का अगर कोई दे सकता है ना तो वो नवाज शरीफ हैं। इनको चाहिए कि ये लंदन में नवाज शरीफ को टेलीफोन करें और नवाज शरीफ से कहें कि ये बताइए कि जब आपको निकाला गया था और आपको जब वज़ीर आज़म हाउस खाली करना पड़ा था और उसके बाद आप जब जीटी रोड के ऊपर आए थे और आपने जब वहाँ पे बैठ के सवाल किया था कि जी मुझे क्यों निकाला, तो उस वक्त आपकी ज़हनी कैफियत क्या थी? आप उस वक्त क्या सोच रहे थे? आप क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस वक्त यही सोच रहे थे कि बस ये मुझे निकाला है और अब मैं सड़कों के ऊपर आऊँगा और उसके बाद जम्मे गफ़ीर जो है वो मेरे सामने खड़ा होगा और वो कहेगा कि जनाब ये क्या हो गया, नवाज शरीफ साहब आप वापस चले जाएँ वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। या फिर जब नवाज शरीफ ने जब यहाँ पे लैंड किया था और उनका वो और मरीम नवाज जब इकट्ठे थे जहाज़ में और जब यहाँ पे लैंड किया था तो उन्होंने सोचा था कि जैसे ही मैं लाहौर एयरपोर्ट लैंड करूंगा तो बाहर लाखों की तादाद में लोग मेरा वेलकम करने के लिए खड़े होंगे और उसके बाद बस देखना कहानी सारी खत्म हो जाएगी, एकदम बाजी पलट जाएगी। इमरान खान साहब इस वक्त उसी फोबिया के अंदर हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब उस वक्त उस फोबिया के अंदर थे कि बस मैं जैसे ही बाहर आऊंगा तो आप देखिए अवाम किस तरह आएगी। इमरान खान साहब को मेरी नज़र में ये कर देना चाहिए और ये करना उस वक्त नहीं चाहिए जब ये हुकूमत से निकाले जाते हैं, उससे पहले ही कर लेना चाहिए क्योंकि अभी तो मौका है ना, अभी तो उनको नहीं हटाया गया। इनको चाहिए आए मीनारे पाकिस्तान में तमाम सिक्योरिटी हटा के तमाम पंजाब की हुकूमत के जराए इस्तेमाल किए बगैर आके करें जलसा और कहें कि आए जी आम पाकिस्तानी आए मेरे सामने आके खड़ा हो, मैं फेस टू फेस उसको सुनना चाहता हूं ताकि फिर इनको एक्चुअली एक रियलिटी चेक आए कि आज वाकई अवाम इनके बारे में वाकई क्या सोचती है, ताकि इनको आइडिया। क्योंकि अभी इन्होंने फरमाया ना ये सुबह उठते हैं मोबाइल फोन के ऊपर देखते हैं कि अच्छा जी क्या हुआ है, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, इनको वहां से वो सब कुछ मिलता है। और ये तारीख उठा के देख लीजिए, किसी भी बादशाह का तारीख में जब भी डाउनफॉल आया है वो तभी आया है जब उसको सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रही और उसे पता ही नहीं लगा कि अवाम के अंदर एक्चुअल उसकी पल्स क्या कह रही थी। तो मुझे आज लगा कि इमरान खान साहब की असल में जो पल्स की इनके पास आती है ना रिपोर्ट, वो पल्स की रिपोर्ट ही खराब है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हूं, अगली हुकूमत भी मेरी होगी, ये 5 साल भी मैं बड़े आराम से पूरे कर लूंगा और सब कुछ ठीक है, कोई मसले की वो जैसे कहते हैं ना घबराना नहीं है। इमरान खान साहब अब इस वक्त खुद उस मोड के अंदर हैं कि घबराना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन आज जो उन्होंने मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद की, ठीक है फेक न्यूज़ अगर कोई दे रहा है तो उसे नहीं देनी चाहिए, मीडिया के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जो वो बात कर रहे थे महंगाई की कि महंगाई पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने मिसालें दी यूके की, कनाडा की, दीगर ममालिक की, यूरोपियन कंट्रीज़ की कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा महंगाई है।
लेकिन अपने खित्ते की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम मवाजना करें, वो कहते हैं ना मीडिया फेक न्यूज़ देता है, बहुत ज़्यादा मायूसी फैलाता है आवाम के अंदर, उसे ये काम नहीं करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा एक रियलिटी चेक ज़रा खान साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि मीडिया का काम है हकायक बताना, और हकायक ये है, हकीकत जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बड़े आदाद शुमार पूरे इंटरनेट के ऊपर आप खोल के देखें वेबसाइट्स, पाकिस्तान साउथ एशिया का यानी जनूबी एशिया के जितने ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। 2020 में भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई सबसे ज़्यादा थी खित्ते के तमाम ममालिक से, यानी 10.8% पाकिस्तान के अंदर थी। नेपाल में 6.3, श्रीलंका में 6.2, इंडिया में 5.9, भूटान में 6%, बांग्लादेश में 5.6%, अफगानिस्तान में 5.6%। फिर 2021 जो गुजरा, 2021 में भी पाकिस्तान के अंदर महंगाई पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा थी, यानी 8% थी। बाकी सबसे हाईएस्ट जो किसी मुल्क में थी वो 5.9 थी बांग्लादेश के अंदर, बाकी सब 5 से नीचे। और 2022 की भी जो फोरकास्ट है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई खित्ते के तमाम ममालिक से सबसे ज़्यादा होगी। तो ये कंपैरिजन जो है, ज़रा ये खान साहब को चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर आवाम बिलक रहे हैं, कुछ शोर है तो कुछ है जिसकी वजह से आवाम जो है शोर मचा रहे, ऐसे ही बात नहीं हो रही। और अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं जो वो कह रहे हैं कि अगली बारी भी मेरी है। तो आरिफ मीर भट्टी साहब, ये नारे बड़े पॉपुलर होते हैं जब आप हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं। मिसाल के तौर पर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नारा लगता था अगली बारी फिर जरदारी, बड़े एतमाद के साथ ये नारा लगा करता था। फिर नून लीग का दौरे हुकूमत था तो एक बारी फिर शेर, ना अगली बारी जरदारी की आई ना एक बारी फिर शेर आया। अब खान साहब कह रहे हैं कि ये मुद्दत भी मैं पूरी करूंगा, अगली 5 साल मुद्दत भी मैं पूरी करूंगा। ये क्या आप कैसे रीड कर रहे हैं, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं? तो समर साहब, मैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू पे 10 प्रोग्राम करता हूँ और मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई हैं मदर अब्बास साहब, और उस टेलीफोन को अच्छा कह रहे हैं, अच्छी बात है, ये उनका हक है, उनकी राय है, और मैंने हमेशा दूसरों की राय का एहतराम करना सीखा। आज तक कोई भी इलेक्शन हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, महमूद खां अचकदी हो, ये बड़ी 3 जमातें छोड़ देते हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग। किसने कहा कि अगली दफ़ा 4 सूबों में और वफाक में मेरी हुकूमत नहीं होगी? किसने नहीं कहा? उसका नाम बताएं, चले मैं गिनता हूँ। मैंने भी 10 इलेक्शन एज ए रिपोर्टर कवर किए हैं ना, मैं तो लगता है अब हम मैमकों की जन्नत में रहते हैं। इसी 18 के इलेक्शन में जरदारी साहब कहते थे अगली हुकूमत हमारी 4 सूबों में, नवाज शरीफ साहब यही फरमाते थे, पीटीआई, मौलाना साहब यही फरमाते थे। कभी हारे होने वाले ने भी ये माना है कि मैं हार रहा हूं? कोई एक बता दे मुझे एक मिसाल। हाँ, दूसरा जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अगर उनकी मर्जी से अप्रैल और मई गुजर गया और एक आना स्टेप सितंबर में, बड़ा अहम तरीन मुल्क का, एक आना नवंबर में, उसके मुताबिक वो अगली हुकूमत मैं कह रहा हूँ उनकी होगी। अगर उनकी बनाई हुई बसात के मुताबिक उनके मोरे उस जगह पर बैठ गए। अपोजिशन ना कल मैटर करती थी ना आज मैटर करती है। मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन अदम एतमाद नहीं लाएगी, यह आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है। क्योंकि जरदारी साहब ने 4 दिन पहले तो आज ताकतवर लोगों से किया है जी, आप शहबाज शरीफ साहब से छोड़े, मेरे साथ मामला तय करें, सिंध में मैं पूरी ले लूंगा सीटें, बलोचिस्तान में भी मैं पैसा पूसा लगा के, और केपीके में उसमें मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खां या इन असवद यारवली वगैरह साथ मिल लूंगा, सर मुझे जनूबी पंजाब दे दें। अदम एतमाद तो लाना ही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो आपने महंगाई की वो मेरा जरा दुखती रह गया। मैं यार सब मुझे दे दीजिए। एक तो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक सवाल करता हूँ, उनका 350 एकड़ या 350 कनाल बनी गल है। पाकिस्तान की कितनी आबादी 22 करोड़ में इतनी बड़ी रिहाइशगाह में रहती है? दूसरी बात, जितनी दफ़ा उन्होंने फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया है, पाकिस्तान के कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक जहाज में नहीं बैठे? पाकिस्तान में कितनी दफ़ा वो आलू गंदुम महीने की ग्रोसरी लेने गए हैं? कितनी दफ़ा वो बिजली का बिल अपने पास से जमा कराने गए हैं? वो उन्होंने बरतानिया की भी मिसाल दी। बरतानिया में एक सेलमैन मिनिमम पर आवर 8 पाउंड लेता है। एक मजदूर पाकिस्तानी 24,000 रुपया रोजाना बनाता है, और ये भी अब लंदन पूछे कि क्या पाउंड मजदूर की रेट है, और मिस्त्री 30,000 पर डे कमाता है। आप इसकी महंगाई और आमदन का कंपैरिजन कर कैसे सकते हैं? वह तो मिनिमम मजदूर 2-2.5 लाख रुपए, टैक्सी चलाने वाला 2,000 पाउंड कमा लेता है। तो फिर इमरान खान साहब का जो दावा है, तो फिर इमरान खान साहब का जो दावा है कि अगले 5 साल भी, जी भट्टी साहब।
आप और मैं एक शहरी है ना, आपके घर के बिजली का बिल भी आता होगा, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, आप ग्रोसरी का सामान भी लाते होंगे। ये उनसे पूछें जो अपना खर्चा खुद उठाते हैं कि महंगाई है कि नहीं है। जो इसके हलाल में हराम तो सुअर का गोश्त है ना, वो कोई भी खाता, चाहे साफी है या कोई है। तो मेरे भाई, उनकी जो बात वो कह रहे हैं, मुझे पता है वो बात इस हद तक ठीक कह रहे हैं। अगर नवंबर उनकी मर्जी का मैं समझ आ गया गया, आपका, जिसके लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। आपने एक लफ्ज कहा, उन्होंने पूरी दुनिया करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट हो रही है सदारती निजाम के प्रोपेगेंडा के पीछे। किसी एक सियासी जमात ने वो नहीं किया, किसी एक सियासी जमात ने। तो मुझे बताएं, ठीक है, नहीं उस पे सदारती निजाम पे बात करेंगे, सदारती निजाम पे जरा बात करेंगे। जवाब नहीं दिया पूरी तकरीर में। बिल्कुल उस पे बात करेंगे, आगे तफसीली बात होगी। नाज़रीन एक क्विक ब्रेक लेते हैं। जवाब नहीं दिया, बिल्कुल जवाब नहीं दिया खान साहब ने, बिल्कुल इस पे हम डिबेट करेंगे, आगे चल के जरा प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे तफसीली। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजहर अब्बास साहब से जानेंगे ये जो खान साहब कह रहे हैं कि ये मुद्दत भी मैं पूरी करूंगा, अगले 5 साल भी मेरे हैं, ये इसे खुद एतमादी कहा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये क्या मामला है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आज आवाम से टेलीफोनिक जो उन्होंने उनकी कॉल्स ली, कौम से खिताब किया, गुफ्तगू की, उस पर बहुत सारी चीज़ें आज इंटरेस्टिंग उनकी स्पीच में देखने को मिली। जो वो बात कर रहे हैं कि ये 5 साल भी मैं मुद्दत पूरी करूंगा। सियासी बेरोजगार जो है वो शोर मचा रहे हैं कि आज गया कल गया, लेकिन अगले 5 साल भी मेरे हैं, वो मुद्दत भी पूरी करेंगे। तो मजहर अब्बास साहब, ये खान साहब का ये खुद एतमादी से कहा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, या फिर अपोजिशन इतनी ज़्यादा हमारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, या उसे इतना कमज़ोर समझते हैं खान साहब कि उन्हें नज़र आ रहा है कि अगला मैदान भी मैं मार जाऊँगा और यहाँ भी कोई ख़तरा नहीं है? देखिए, वो चीज़ तो रिफ्लेक्ट करेगी ना। अब आप बल्दियाती, अगर आप इतने ही पुरएतमाद हैं जितना कि जाहिर कर रहे हैं, और जाहिर करना चाहिए, अगर आप पुरएतमाद नहीं भी, और इमरान खान साहब का क्रिकेट में भी ये अंदाज था कि अगर वो टीम हार भी रही होती थी तो वो उतना ही कॉन्फिडेंस शो करते थे। लेकिन अगर ऐसा है तो आप फौरी तौर पे बल्दियाती इलेक्शंस का ऐलान कर दें। अब तो 15 मई गालिबन उन्होंने डेट दी है, देखते हैं बल्दियाती इलेक्शन में आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो बल्दियाती इलेक्शन डिटरमिन करेंगे। वो खुद ये इतराफ़ कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सीटों की तकसीम नहीं हुई। अब मसला ये कि उनके अंदर एक अथॉरिटेरियन अंदाज है उनका, यानी यहाँ भी वो ये कह रहे हैं कि अब हर चीज़ मैं खुद तय करूँगा। तो पहले भी वो खुद तय कर रहे थे ये चीज़ें, आगे भी वो खुद ही तय करेंगे सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक डेमोक्रेटिक अंदाज है, खैर दीगर जमातों में का भी यही हाल है, लेकिन आप अपने आप को एक मुख्तलिफ जमात समझते थे। लेकिन आज भी आपकी तकरीर में वो चीज़ नज़र आई कि जी अब मैं खुद देखूंगा, अब मैं सी चीज़ें अपने अंडर रखूंगा। इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर अभी आपको वो एतमाद नहीं है कि पार्टी के अंदर, और जाहिर है जो सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, तो ये पंजाब में तो और सीरियस सिचुएशन है। आप देख लें चौधरी सरवर साहब की कल गुफ्तगू देख लें, आप उसके अलावा दीगर लोगों की गुफ्तगू देख लें। तो पार्टी आप इलेक्शंस अगला कैसे जीतेंगे, अगर वही जिसकी तरफ आरिफ इशारा कर रहे थे, हाँ, अगर आप आज भी वही रिलाय कर रहे हैं कि शायद जो लोग पहले थे वही लोग कुछ चमत्कार कर देंगे तो अलग बात है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ इस तरीके से बातें करना तो अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं वो महंगाई इनको खा रही है। ये बात ठीक है कि अपोजिशन अब तक कोई बड़े चैलेंजर के तौर पे सामने नहीं आई है, और ये एक एडवांटेज है पीटीआई को कि उनको उस इमरान खान को वैसी तगड़ी अपोजिशन नहीं मिली जो कि माजी की हुकूमतों को अपोजिशन की शक्ल में मिली थी। और इमरान खान खुद एक एग्रेसिव अपोजिशन लीडर रहे थे जब 2013 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो वो जो चीज़ है, जो ये वो कॉन्फिडेंस को शो कर रहे हैं, वो दरअसल अपनी पार्टी के कारकुनों को, जो ग्रुप्स आपस में बटे हुए हैं, ये उन लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर उनको नजर आ रहा है कि इधर उधर होने जा रहे हैं, इधर उधर होने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा पैगाम उनके लिए था। सही। तो मंसूर अली खान साहब की आज की जो गुफ्तगू थी उससे तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि वो अपोजिशन की तरफ से जो आजकल कोशिशें हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के वाले से, अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल है, बस सिर्फ टाइम का हमने अनाउंस करना है।
इस थ्रेट को उन्होंने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया खान साहब ने, ना किसी तहरीक को, ना किसी तहरीक अदम एतमाद के मामले को। उल्टा वो मियाँ साहब से कह रहे कि आ जाए वापस पाकिस्तान अब, और वो ये भी कह रहे कि उन्होंने आना खाना कोई नहीं है, कि उन्हें नज़र आ रहा है कि या उनकी पार्टी टूट जाएगी अगर वो आने का कुछ अरसे बाद शोशा ना छोड़े, एतमाद ना दिलाए पार्टी को, तो वो थ्रेट बिल्कुल नहीं समझ रहे पोजीशन को। तो वो ये उनका जो कॉन्फिडेंस जायज़ है। नहीं, मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इस बात से डिसएग्री करूंगा। वो थ्रेट तो पूरी तरह समझ रहे हैं, और थ्रेट समझ रहे हैं तो जिसकी वजह से उन्होंने आगे से थ्रेट किया ना कि जी अगर मुझे हुकूमत से निकाला गया तो हुकूमत से निकलेंगे तो क्यों निकलेंगे, ऑपोजिशन की वजह से निकलेंगे, नंबर गेम होगी तो वो निकलेंगे ना, और उसके बाद निकलेंगे तो उसके बाद ही वो थ्रेट कर रहे हैं कि जी फिर मैं सड़कों के ऊपर आऊंगा। तो वो थ्रेट महसूस किए तो थ्रेट दिए उन्होंने, एक बात। दूसरी बात, मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और मजहर साहब की बात से कुछ हद तक एग्री करूंगा कि इसमें एक रीज़न ये भी है कि अपने पार्टी के रैंक्स को भी जो है वो सेटिस्फाई करना है कि नहीं जी मैं इन कंट्रोल हूं, मैं बिल्कुल मुझे पता है क्या हो रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। और मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर कर देता हूं कि मेरी इतला के मुताबिक, और बिल्कुल मैं कंफर्म मतलब अपने सोर्सेज से कंफर्म करके आपको बात कर रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर इनके पार्टी के अंदर बगावत होगी और लोग आएंगे। जिस तरह अहमद जवाद साहब ने आके मीडिया के ऊपर आके पब्लिकली अपना एक स्टांस शेयर किया और कहा कि जी पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और लोग भी तैयार बैठे हुए हैं और वो आएंगे। मतलब मुझे खुद अप्रोच किया गया कि जी हम बात करना चाहते हैं, और हम और सिटिंग एमपीएस की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने खुद कहा कि जी हम आके इंटरव्यू देना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जी पार्टी के अंदर जो है वो ये बुरा हाल है और हम अब इस पार्टी के साथ नहीं चल सकते। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पार्टी राइट नाउ। तो इस वक्त ये वाकई हालात हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इमरान खान साहब तक भी ये बात पहुंची हुई है कि मेरे अपनी पार्टी के अंदर ये सूरत हाल है। तो ये सारा कुछ, ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें 2 चीजें इन्होंने करनी है इमरान खान साहब ने। एक, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना है हर सूरत कि जी पार्टी के अंदर बड़े लार्ज स्केल लेवल के ऊपर बगावत ना हो, और दूसरा इन्होंने जहां पे मैसेजिंग देनी है वो ये है कि जनाब इकोनॉमी बिल्कुल ठीक चल रही है। आप देख लें, अगर पूरे इनके 1.5 घंटे की ये जो खिताब था इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बार बार उन्होंने कहा जी इकोनॉमी के फिगर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ रेट बहुत बेहतर हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जा रही है। मैं एक तो बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने फिगर दिया जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था कि जी 30 लाख घर बन रहे हैं इस वक्त, 30 लाख। अब ये 30 लाख घर किधर बन रहे हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट दिस के 30 लाख घर कहां पे बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो नंबर्स बताने की जरूरत यह थी कि जी इतने हालात खराब नहीं हैं जितने शो किए जा रहे हैं, एक चीज। और दूसरी बात ये जो भट्टी साहब ने पहले फरमाया कि जी अगर उनकी सही जगहों के ऊपर सेटिंग हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए आगे की अगला जो टेन्योर है वो भी बेहतर हो जाएगा। मेरी नजर में ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड होगा, बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर तो सेटिंग की बुनियाद के ऊपर, मैं अवाम के वोट की बात नहीं कर रहा, सेटिंग्स की बुनियाद के ऊपर अगर ये सब कुछ हुआ, तो जो पहले पिछले 3.5 साल के अंदर जिस किस्म का हमने मोमेंटम देखा है और जिस किस्म की पल्स आई है अवाम की तरफ से, अब यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि लोग जाहिर बात है देख इमरान खान साहब को रहे हैं, लेकिन उनका जो सेंटिमेंट है वो सिर्फ इमरान खान साहब तक नहीं है, वो अक्रॉस द बोर्ड फिर समझते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और ये मजीद फिर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही है। इसी पे एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जो सदारती निज़ाम के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू चल रही है और इस पर आज खान साहब से सवाल हुआ, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अहमद जवाद साहब कह चुके हैं कि ये ट्रेंड 100% तहरीक इंसाफ चला रही है। ये माजरा है क्या? अवाम की राय भी आपके सामने रखेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पर कि मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए या जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम ही कंटिन्यू रहना चाहिए। इस पर आज इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने से गुरेज किया या भूल गए जवाब देना, आई डोंट नो। लेकिन यह कि आज हमने कोशिश की कि अवाम की राय ज़रा लाई जाए सामने, चूँकि डिबेट आजकल बड़ी चल रही है। अवाम क्या चाहते हैं, तो बड़े हैरानकुन तौर पर अवाम के हमें जवाबात मिले, ज़रा सुन लें। अभी भी हमने जो जमहूरियत का हाल देखा है उससे तो बेहतर है कि सदारती निज़ाम होना चाहिए। सदारती निज़ाम होना चाहिए। वजह है कि 75 साल गुजर गए, अभी तक इसको कामयाबी नहीं मिली, पाकिस्तान में कोई बेहतरी आई है। इस वजह से इस निज़ाम को सदारती निज़ाम की तरफ ले जाना चाहिए। अगर सदारती हो गया तो वैसे ही सारी छुट्टी हो जाएगी, सदारती हो गया तो उसके बाद तो आवाम पहले ही पिस रही है, उसके बाद और पिसेगी। मेरे ख्याल से भी सदारती निज़ाम की तरफ भी चले जाना चाहिए। उसको एक्सपीरियंस करने में क्या प्रॉब्लम है? सदारती निज़ाम होना चाहिए। सदारती निज़ाम में ज़रा मुल्क तरक्की कर सकते हैं। अभी
जो है ना आप हालत खुद भी देख रहे हैं। सदारती निज़ाम तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस मुल्कों में सदारती निज़ाम है वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये पार्लिमानी निज़ाम से जो है ना, इससे तो हम तंग आ चुके। सदारती निज़ाम होना चाहिए, बस एक ही बंदे की वोट होगी ना, मतलब एक साइन पे हमारा जो काम है वो हो जाएगा। सदारती निज़ाम ठीक है, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है ना वो यही है कि अभी जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें जो मिनिस्टर है जो भी है तो वो अपने ही लिहाज से वो काम करते हैं। जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। जमहूरी में यह है कि आवाम का हकूक़ का ख्याल रखा जाता है, सदारती भी क्या ख्याल रखेगा। सदारती निज़ाम होना चाहिए। सदारती निज़ाम में कम से कम जो है एक बंदा मुल्क को लीड कर रहा होगा। जमहूरी निज़ाम में तो जिसका दिल कर रहा है वही बंदा मुल्क का समझे वज़ीर आज़म है इस टाइम। इस मुल्क के लिए जो है ना जी वो सदारती निज़ाम होना चाहिए। इस मुल्क का वाहिद हाल सिर्फ और सिर्फ सदारती निज़ाम है। सदारती निज़ाम होना चाहिए कि बंदा होना चाहिए ताकि ये सारे तो न खा लेना, एक बंदा खा ले चलो खैर है। सदारती निज़ाम होना चाहिए। सुपर पावर जो भी है वहाँ पे सदारती निज़ाम है और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है। सदारती निज़ाम होना चाहिए। जब से ये पार्लिमानी निज़ाम और ये दूसरे निज़ाम आए और बड़ा ही कारक हुआ और कुछ नहीं हुआ। मौजूदा जमहूरी निज़ाम है, इससे अगर सदारती निज़ाम हो तो अवाम के लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। ये हमारे टीम मेंबर सुभान डार साहब ने अपारा मार्केट में लोगों की राय जानी और मुझे तो बड़ी हैरत हुई ये सुन के कि 15-16 जिन लोगों के हमने इंटरव्यूज़ आपको सुनवाए उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम की वो हामी नज़र आए, बाकी ज़्यादातर लोगों ने सदारती निज़ाम की बात की। हालांकि एक उसमें ये भी कह रहे थे हमारे जो इसमें हमने एक शहरी से बात की कि जी जमहूरी निज़ाम की वजह से नुकसान हुआ। हालांकि जो 75 साल में से ज़्यादातर जो इक़्तिदार यहाँ पे रहा है 34-35 साल वो सदारती निज़ाम ही यहाँ पे रहा है, मार्शल लॉ के थ्रू या किसी भी ज़रिए से। आपकी क्या राय है इस पर भट्टी साहब? खान साहब ने तो जवाब नहीं दिया लेकिन अवाम तो कुछ और बात कर रहे हैं, शायद उन्हें समझ नहीं है चीज़ों की, या क्या मामला है? समर, मैंने अपने बारे में, मेरे बारे में कोई गाली भी दे ना सोशल मीडिया पे, मैं कभी ज़िंदगी में जवाब नहीं देता। लोग वीलॉग करते हैं, मैं कभी उनका भी जवाब नहीं देता ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह अपना ट्वीट के बोल गया। मुझे रोना आ रहा है इस बातों पे, मैं हंसूं या रोऊं। शायद बेचारा किसी ने आइन पढ़ा नहीं है, उन्हें यह पता नहीं कि सदारती निज़ाम और जमहूरियत में फ़र्क क्या है और सदारती निज़ाम आ कैसे सकता है। उसको लाने का एक तरीका होगा ना। जिन साहब से आपने राय ली या जो भी दे रहे हैं, इस पे बेपनाह इन्वेस्टमेंट हो रही है। बदकिस्मती एक कड़वा सच है। एक मरियम नवाज का मीडिया सेल है, एक खान साहब का मीडिया सेल है। एक कुछ उधर से बातें आती हैं उधर से। मजहर अब्बास साहब और मैं चंद दिन पहले कह रहे थे, आपने 73 का आइन जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था उसे ख़त्म करना है। आप ले आए सदारती निज़ाम, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। वो मीडिया पे गुफ्तगू कर से नहीं होगा। रेफरेंडम एक राय हमवार कर सकती है, कानून साजी नहीं कर सकती। उसके लिए आपको आइन साज असम्बली बनानी पड़ेगी। तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में लिखेंगी कि हम सदारती निज़ाम चाहते हैं, फिर असम्बली में जाएगा, 2/3 मेजोरिटी फैसला करेगी तो फिर आएगा। आप क्या समझते हैं आइन इसलिए मुश्किल बनाया जाता है कि हर कोई इससे अपनी मर्जी से जेर जबरना शुरू कर दे? ये एक भट्टी साहब सादा लो आम पाकिस्तानियों की राय थी जो सियासी मामलात को, आइन को, दीगर मामलात को ज्यादा नहीं समझते। नहीं, ये एक आम पाकिस्तानी थे। मेरे छोटे भाई, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मंसूर साहब भी हैं, मजहर अब्बास साहब भी हैं। मुझे ये बता दें कौन सी सियासी जमात इसको ऑन कर रही है कि वो सदारती निज़ाम लाना चाह रही है? हम भी बहस कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बहस हो रही है। ये किसने ऑन किया कि हम सदारती निज़ाम लाना चाह रहे हैं? ये बहस चली कहाँ से? जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। वो अहमद जवाद साहब तो कह रहे हैं, अहमद जवाद साहब थोड़ा एक फौजी आएगा। अहमद जवाद साहब तो ये कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात थे, कि ये तहरीक इंसाफ की तरफ से 100% चलाया गया ये ट्रेंड सारा। ये देखे उनकी मेंबरशिप मंसूब हो गई। अगर तहरीक इंसाफ ने करना है तो अच्छी बात है, खुल के आए इस पे, फिर आर्गूमेंट करने का मजा तो आए। ये वाहिद बच्चा है जिसका ना अम्मा है ना अब्बा, कोई ऑन ही नहीं कर रहा इसको। यहाँ पे जरा कोई एक सियासी जमात आए और हमें बताए अगर आईनी तरीके से लाया जा सकता तो लाए। मुझे क्या एतराज है? मैं तो अपने आर्गूमेंट दूंगा कि जमहूरियत में किसका निजाम में लिखा है कि जमहूरियत में करप्शन जायज है, झूठ बोलना जायज है। अगर नून लीग पीपल्स पार्टी करप्शन करे तो हराम, पीटीआई करे तो हलाल, कहां लिखा है मुझे ये बताएं। ठीक है, बहरहाल मैं जरा अपना भी करप्शन नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मदीने की रियासत। ठीक है, मैं जरा अपना भी एक डिस्क्लेमर जारी कर दूं कि मैं खुद ज़ाती तौर पर जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम का हामी हूँ।
अभी आवाम की राय अगर मैंने सुनाई है, उसमें मेजॉरिटी लोगों ने ये बात की है, तो इसमें मैं उनकी राय से एग्री नहीं करता, मेरी राय मुख्तलिफ है। मजहर अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे, ये क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है, क्यों इस तरह की ये डिबेट शुरू क्यों हो रही है कि लोगों का जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम से एतमाद का उठना एक आम पाकिस्तानी का, इसकी वजह क्या है? देखिए, जो आपने क्लिप सुनवाए उनसे ये तासुर मिल रहा है कि जैसे जमहूरी निज़ाम अलग है और सदारती निज़ाम अलग है। बिल्कुल, जिन ममालिक में सदारती निज़ाम है वहाँ भी जमहूरियत है, जमहूरियत है बिल्कुल, और जिन ममालिक में जो है पार्लिमानी निज़ाम है वो भी जमहूरियत है। तो डिबेट में तो कभी भी कोई खामी नहीं होती। डिबेट कोई करना चाहे तो खुलकर डिबेट करे, इधर उधर से डिबेट कर दें कि कुछ रिटायर्ड अफसरान वगैरह इनकी डिबेट करने की ज़रूरत नहीं होती, खुलकर बात करनी चाहिए। और इसी वजह से इमरान खान ने अवॉइड किया कि अगर इमरान खान आज कैटेगोरिकली ये बात कर देते कि मैं पार्लिमानी निज़ाम के तरीके से आया हूं, और वो करनी चाहिए थी इमरान खान को। देखिए, इसी से सवाल उठ रहा है, इमरान खान साहब ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने कैटेगोरिकली क्यों ये बात नहीं की कि वो वजीर आज़म हैं, वो एक पार्लिमानी सिस्टम के तहत आए हैं, और आज वो ना कर रहे हैं ना हाँ कर रहे हैं उस सिलसिले में। तो क्यों चुप हुए वजीर आज़म? एक ट्वीट मजहर अब्बास साहब, कल फैसल जावेद साहब का भी आया था, जो आज टेलीफोन कॉल्स होस्ट कर रहे थे, लोगों की सुन के खान साहब को आगे भेज रहे थे। कल फैसल जावेद साहब का एक ट्वीट मैंने कल पढ़ा, उसमें वो ये लिख रहे थे कि निज़ाम बदलना चाहिए। उन्होंने सदारती लफ्ज़ नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा जी बड़े मुबहम से अंदाज में कि निज़ाम बदलना चाहिए, ये मुल्क की तरक्की के लिए निज़ाम का बदलना बहुत ज़रूरी है। हाँ साहब इसकी कोशिश कर रहे हैं शबद, लेकिन फवाद चौधरी ने इसकी खुल के कोई बात नहीं करता जी। शबद नहायत एहतराम से सिर्फ 30 सेकंड, फवाद चौधरी ने तरदीद की है कि हमने इसके हक में, ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन की बता रहा हूँ, बाकी उनका हक है जो मर्जी करें। देखिए, अली मोहम्मद खान साहब का मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो इसके हामी हैं। वो अगेन दो राय होनी जरूरी है, लेकिन आज अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात करते तो ये डिबेट या तो खत्म हो जाती, बिल्कुल, या ये डिबेट एक नया रुख इख्तियार करती। बिल्कुल, उनकी खामोशी ये बता रही है कि वो ये डिबेट को जारी रखवाना चाहते हैं। बिल्कुल, उनकी खामोशी बिल्कुल क्लियर कट ये बता रही है कि वरना ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सर, डिबेट ही आजकल आप जहां जाए हर बंदा आपसे ये पूछता है, सवाल करता है जी ये क्या मामला है सदारती निजाम वाला। बिल्कुल, हर जगह पे ये बात है। अगर एक कॉलर ने ये सवाल किया है और प्राइम मिनिस्टर उसका जवाब नहीं दे रहे, तो इसके मैं माने क्या लूं? उसके माने तो मुझे ये लगते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये डिबेट कंटिन्यू रहे, और अगर प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि डिबेट कंटिन्यू रहे तो फिर इसके ताने बाने मिल सकते हैं। मैं नहीं कहता कि होंगे, लेकिन अगर आज वजीर आजम ये कहते कि मैं पार्लिमानी तरीके से आया हूं और मैं पार्लिमानी निज़ाम को दुरुस्त समझता हूं, तो ये डिबेट बंद हो जाती। क्योंकि इस डिबेट में ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगले सदर बने। वो इस डिबेट में ये बात की जा रही है। बिल्कुल, ये आता है, ये जो ट्रेंड बनता है ट्विटर पे, उसमें अक्सर ये लिखा आता है कि सदारती पार्लिमानी निज़ाम सदर इमरान खान, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये रोज़ाना खान साहब के साथ मंसूब करके ये लिखी जाती है बातें। तो उन्हें तो आज उन्हें इससे अच्छा मौका क्या था कि आज इस डिबेट को वो बिल्कुल ख़त्म कर देते बिल्कुल, या इसका एक नया रुख जो है वो ये डिबेट ले लेती। जी मंसूर अली खान साहब, आपकी क्या टेक है इस पे? लग रहा है आपको कि खान साहब भी सिस्टम से बेजार आ चुके हैं, हुक्मरानी कर ली 3.5 साल, जो वो चाहते थे डिलीवर नहीं कर सके, उस पर मायूस हो के अब वो कह रहे हैं जी ये निज़ाम ही बदले, नया निज़ाम लाए, उस पर शायद मैं बेहतर डिलीवर कर जाऊँ, या फिर ऐसा नहीं है? सबर साहब, मैं एक्चुअली इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूँ कि आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों की एक्चुअल जो मतलब जारी बात है ना, आपका माइंड लगता है, आप सोचते हैं, आपको डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद एक थॉट प्रोसेस के जरिए जो है आप एक आइडिया के ऊपर पहुंचते हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि इन लोगों के जहन जो है वो किस चीज़ के ऊपर सर्फ हो रहे हैं, या अपना टाइम जो है वो किस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं कि जी निज़ाम जो है ना वो हमारा सदारती निज़ाम अगर आ जाए ना तो फिर हमारे मसले ठीक हो जाएंगे। 3.5 साल से एक्चुअली हम कोई ना कोई बहाना सुनते हैं, 100 दिन दे दें, 6 महीने दे दें, पहला साल है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, पिछली हुकूमतों ने किया, अब जाके हम चौथे साल में जाके अब ये लॉलीपॉप हमें दिया गया कि जनाब सदारती निज़ाम अगर आ जाए ना तो फिर पाकिस्तान के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों ने ये देखा नहीं हुआ
2017 के अंदर सुहेल वड़ाइच साहब ने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया था और उस वक्त यह सवाल किया था उनसे कि जी क्या आप कौन से जो निज़ाम है आप किसके हक में हैं? तो उस वक्त उन्होंने कैटेगोरिकली उस वक्त कहा था 2017 में कि मैं सदारती जो निज़ाम है मैं उसके हक में हूं। ही हैज सेड दिस ऑन रिकॉर्ड। लेकिन 2017 से लेकर अब तक बड़े यू टर्न लिए हैं, मुझे नहीं पता इसके ऊपर यू टर्न ले लिया है या नहीं लिया। एक बात। तीसरी बात यह कि भाई इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जी ये नामुमकिन है और ना ये हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं, लेकिन ठीक है चले पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया होगा। चौथी बात ये कि अगर इसमें कोई तब्दीली आपने लानी भी है तो आपको तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली लाने के लिए। फरूख हबीब व्हिच इज नॉट पॉसिबल, पीटीआई के लिए पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे कोई हमारी सोच नहीं है, ना ऐसा कोई इरादा, हम नहीं चाहते इस सिस्टम की तब्दीली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, पांचवी बात ये कि मैं और जारी बात है मेरे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा वो भी मेरी रहनुमाई फरमाएं कि इस निजाम के तहत यही होगा ना, रेफरेंडम की तरह बेसिकली एक इलेक्शन होगा और पूरे पाकिस्तान से लोग वोट डालेंगे कि जी अगला सदर जो है वो किसको होना चाहिए। तो आपके ख्याल में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान क्या ये बर्दाश्त कर सकती है कि इसका तो मतलब यही हुआ कि पंजाब का सूबा जिसके पास है, जो सबसे पॉपुलेटेड सूबा है, अगर वो जिस जमात के पास है या उसके लीडर के पास है तो उसको तो ऑटोमेटिकली एज हासिल हो गया। और क्या इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान से कम बलूचिस्तान से आने वाला कोई भी लीडर जो है वो तो पाकिस्तान का सदर नहीं कभी बन सकता, क्योंकि निजाम इस किस्म का है, क्योंकि वहां पे सबसे कम पॉपुलेशन वहां पे है। तो क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे किसी निजाम को बर्दाश्त भी कर सकती है या नहीं कर सकती, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। मेरा ख्याल में इट इज अ स्टूपिड थिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसकी ट्रेंडिंग के अंदर, इसको ऊपर लगाने के अंदर, देखें जनाब अब ये वाला ट्रेंड आ गया, ये दूसरा, ये पार्टी पिछले 3.5 साल से ट्रेंड ऊपर लाने में तो नीचे लाने के अंदर लगी हुई है। इनका सिर्फ और सिर्फ काम एक ही है कि इन चीजों के ऊपर टाइम अपना जाया करें। यहां पे मुल्क के अंदर और बाकी मसाइल खत्म हो गए हैं कि अब हमने ये बैठ के डिबेट करना है कि सदारती निजाम के तहत चलाना है कि पार्लिमानी निजाम के तहत चलाना है। आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। ये बहस तो चल रही है, लेकिन आज खान साहब अगर इस पर जवाब दे देते तो क्लैरिटी आ जाती कि उनकी ज़ाती सोच क्या है। उन्हें कोट करके तो चीज़ें बाहर आई हैं कि वो इसके हामी नहीं है, लेकिन वो खुद अगर कह देते तो ज़्यादा वजाहत आ जाती। बहरहाल एक डिबेट इस वक्त चल रही है हमारी सोसाइटी के अंदर, सोशल मीडिया पे, आम पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर भी कि सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी जमहूरी। इस डिबेट की हद तक मेरा से ये मामला जारी रहना चाहिए। आवाम की राय बिल्कुल सामने आनी चाहिए कि वो कौन सा सिस्टम चाहते हैं, और अगर इस सिस्टम में कोई खामी है वो खामियां भी सामने आनी चाहिए कि कौन सी खामियां जिसकी वजह से ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका, वो खामियां दूर करनी चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।